हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आपको अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए बिना समय को गंवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो आपका परमाणु है इसके नाभिक होते हैं, और नाभिक में जो है न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या के योगफल को ही हम लोग द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ये आपको इसमें हम चारों ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसमें सिर्फ आंसर है इसका, और हम आपको व्याख्या कर देंगे अच्छे से और आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि हीरा है। हीरा क्या है, तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है या क्या है। तो हीरा जो है यह एक तत्व है, यह एक एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, तो आप जानते होंगे कि जो हीरा है वह कार्बन का अपर रूप है। यह किसका अपर रूप है, तो यह कार्बन का जो है यह अपर रूप है। और कार्बन जो है वह क्या है, तो वह एक तत्व है, जिस कारण से हीरा भी जो है एक तत्व होगा। यौगिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि यौगिक वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है ना नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाते हैं, तब हमें यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर हीरा जो है वह कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन एक तत्व है, एलिमेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्व। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि मार्स गैस क्या है। जो मार्स गैस है, यहाँ पर मार्स गैस कहने का अर्थ है कि वैसा गैस होना चाहिए जो सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त होता है, जो सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे हो गया, जैसे गोबर, गोबर जो है उसे सड़ने से उससे गैस निकलता है, जिसे आप लोग जानते होंगे मीथेन कहते हैं। तो मार्स गैस क्या होता है, तो मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4। ये आपको याद रखना है, CH4 होता है मीथेन का फार्मूला, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि शराब का मुख्य घटक क्या है, या शराब का मुख्य घटक होता है। तो शराब का जो मुख्य घटक है वह एथिल अल्कोहल होता है, इसे इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, और जिसका सूत्र होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। ये आपको याद रखना है, यह एक अल्कोहल है। C2H5OH जो है यह एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है, और जो है ना शराब में ये मुख्य घटक के रूप में रहता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सूक्ष्मतम भाग को ही हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तत्व के जो है ना सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। और तत्व क्या होता है, तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वह तत्व कहलाता है। और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परमाणु। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी परमाणु का जो है ना रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके डैश पर। तो किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है वह नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। कोई भी परमाणु है उसका जो रासायनिक व्यवहार होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि सभी प्रश्न मक्खन की तरह समझ में आएगा कि किसी परमाणु के जो है ना किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसमें हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसमें परमाणु द्रव्यमान हो गया किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान संख्या जो है किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो उसके अंतर को, जब इसके दोनों को हम लोग अंतर कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका द्रव्यमान क्षति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्रव्यमान क्षति। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का जो है ना आकलन किया जा सकता है। मतलब कौन सा किरण जो है ना किसी धातु पर डालेंगे कि जिससे हमें जो है ना उसके आकार का पता चल जाए, तो वो होता है अल्फा कण। जब हम अल्फा कण, जैसे ये रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, क्या कह रहा है कि सोने के पत्थर पर जब उन्होंने अल्फा कणों का बौछार किया था तो उससे उन्होंने नाभिक के आकार का आकलन किया था। और एक नाभिक जो है, नाभिक के अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, धनावेशित होते हैं, ये सभी उन्होंने अपने प्रयोग में बताया था। तो इसका आंसर होगा आपका अल्फा कण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका
प्रकृत तत्व। उसके बाद 11 नंबर का सवाल है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो वह यौगिक कहलाता है। यौगिक वह होता है, देखिए यौगिक ये परिभाषा भी ठीक है, एक और हम आपको बता देते हैं जो बहुत ही कम देगा और ये एकदम सटीक व्याख्या करता है यौगिक का। देखिए कंपाउंड जो होता है वह दो या दो से अधिक, या ये बात याद रखना आपको, दो या दो से अधिक जब रिएक्टिंग सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टिंग सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन में अगर जल के दो अणु को हम लोग मिला देते हैं तो ये आपस में ये दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंस है। रिएक्टिंग सब्सटेंस कहने का अर्थ है कि वैसा सब्सटेंस होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है और संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता रहता है, तो हो जाता है आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो इसमें जो है ना दोनों अभिक्रिया करके बना देगा आपका H2O। तो जो H2O है यह आपका कंपाउंड है, यौगिक है। तो याद रखना आपको कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टिंग सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। अगर जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाएंगे तो हमें मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा, और उसको भी आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो 12 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो वह मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, जैसे जल और चीनी, इसमें कोई मात्रा समान नहीं है, आप मिला दीजिएगा तो वो आपका मिश्रण बन जाएगा। जैसे वायु हो गया, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें बहुत सारे गैस जो है भिन्न भिन्न अनुपात में मिले रहते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन बहुत कम हो गया, तो ये जो है ना भिन्न भिन्न अनुपात में मिले होते हैं जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। और ऊपर ही परिभाषा जो होता है वो भी आपको याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। उसके बाद 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि जो है ना ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। तो जो जिसमें धातु हो गया और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे हो गया आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका उपधातु। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी आपका उपधातु में आ जाएंगे, जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। उसके बाद शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ कौन सा होता है? तो जो शुष्क बर्फ होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2 को ही हम लोग शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? मतलब कौन सा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में भी पाया जाता है और आयोडीन में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C, A एवं B दोनों। उसके बाद 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ऊपर ही बताए थे कि आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी जो है ना आपका उपधातु के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये तीनों क्या है? तो उपधातु हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल, सभी सही हैं। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसमें यौगिक पहचानना है आपको। देखिए वायु क्या है? तो यह एक आपका मिश्रण हो जाएगा, ये मिक्सचर है आपका। उसके बाद ओजोन, ये तो आपका एलिमेंट हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, और पारा भी तत्व ही है। लेकिन जो अमोनिया है इसमें देखिए दो से अधिक जो है ना परमाणु मिलकर बना है, तो ये हो जाते हैं यौगिक आपका। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका यौगिक हो जाएगा। इस कारण से आपका D हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जल एक यौगिक है क्योंकि। जल एक यौगिक क्यों है? तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। मतलब रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड से इसमें जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन होता है आपका, एक ऑक्सीजन होता है। ये दोनों तत्व मिलकर ही जो है ना जल का निर्माण करता है। तो ये दोनों तत्व जो है ना आपस में रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस कारण से जल एक यौगिक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर आपको लिखना है कि इसमें रासायनिक बंध से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों में कौन सा पाया जाएगा? तो जल ही पाया जाएगा। देखिए जल तो ऐसे है तो ये द्रव अवस्था में हो जाएगा आपका। अगर द्रव, इसको आप ठंडा कीजिएगा खूब ज़्यादा तो ये आपका ठोस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। उसके बाद इसे अगर गर्म करते हैं तो ये गैस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो जल जो है ना वह तीनों अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद है कि स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। देखिए स्टेनलेस स्टील तो ये एक तो मिश्र धातु है, इसमें बहुत सारे धातु को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लेकिन वायु जो है वह एक मिश्रण है क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे पदार्थ जो है ना अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। जैसे हो गया नाइट्रोजन हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सभी मिलकर बने होते हैं।
उसके बाद है कि धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, जो है ना कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जो है ना जल के 10 अणु होते हैं धोने वाला सोडा में। सोडियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। फिर 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन जो है ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो वायु जो है यह एक मिश्रण है, ना यह तत्व है और ना ही यौगिक है। ये तो जल है H2O, तो ये तो हो जाएगा आपका यौगिक। उसके बाद पारा तो तत्व हो जाएंगे और जाके NaCl भी यौगिक ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वायु। उसके बाद पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, मतलब चौथा अवस्था कौन सा है? तो चौथा अवस्था आपका हो जाएगा प्लाज्मा। ठोस द्रव्य गैस और प्लाज्मा हो जाता है इसका चौथा अवस्था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक गैसों का दाब आदर्श गैस के दाब से जो है ना कम होता है, इसका कारण क्या है? जो वास्तविक गैस है उसका जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वह आदर्श गैस के दाब से कम होता है, क्योंकि उसमें अंतराण्विक बल जो है अंतराण्विक बल के कारण होता है। जो वास्तविक गैस होते हैं उसमें अंतराण्विक बल के कारण जो है ना दो अणुओं के बीच आकर्षण बल लगते हैं, वो होते हैं अंतराण्विक बल होते हैं। तो ये हो जाएगा, इसी के कारण जो है इसका जो दाब है वो आदर्श गैस की तुलना में कम होता है। किसके कारण होता है? तो अंतराण्विक बल के कारण। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का समूह है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब है कि किसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जो है ना सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें जो है वह सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। अब कैसे होगा ये भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है NO, तो सोडियम में होता है जितना प्रोटॉन अधिक परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या। नाइट्रोजन का होता है 7। उसके बाद हो जाता है ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 8। तो 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया। और इसमें प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो 14 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन इसमें। और कार्बन में 6 12 उसके बाद -2 है, तो मतलब ये 2 जुड़ रहा है, तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 में सेम हो गया। उसके बाद CN, तो कार्बन में 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन में हो जाएगा 7 7 6 13 हो गया। लेकिन ये -1 चार्ज लग रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 1 प्लस कर देंगे, तो ये भी 14 हो गया। उसके बाद N2, तो इसका होता है 7 1 का, 2 का है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो चारों का जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वह समान है, इसीलिए स्पीसीज जो है वह सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले जो है ना क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो बोहर ने दिया था। बोहर ने अपना क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था परमाणु की जो संरचना है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले किसने दिया था? तो बोहर ने, आपको याद रखना है। उसके बाद है कि यदि L बराबर 3 हो तो कक्षकों का प्रकार और संख्या होगा तो 5F और 7 होगा। देखिए कैसे होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर L जो है ना आपका 3 दे दिया है, तो S के लिए L का वैल्यू कितना होता है? तो S में L का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद P में होता है L का वैल्यू 1, D में होता है L का वैल्यू 2, और SPDF F में हो जाता है आपका 3 हो जाता है। तो 3 हो गया आपका F कक्षक में। तो यहाँ पर ये तो आपको लगा देना है कि इसमें F तो 2 गो में ही है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए F कक्षक में आ गया, तो यहाँ पर ये 3 दिखा रहा है L का वैल्यू। तो अगर आप लोग इसमें करते हैं ये तो आपका जो है ना किस में आ जाएगा? F में आ जाएगा। और F में जो है ना संख्या का पूछा गया है, इसमें कितना होगा? तो आपको पता होगा कि F में जो है 7 कक्षक होता है, 7 उपकक्ष होता है। तो इसमें आपको 7 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, तो 7 होता है, तो इसमें 7 यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 -1 -2 और -3, तो ये हो जाता है इसका प्रसार। तो इसमें 7 हो जाएगा इसका संख्या कक्षकों का प्रकार, इसमें 4F हो जाएगा, सॉरी 5F हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर F में होता है तो इसमें 14 है, तो 14 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 7 ही है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4F एंड 7 L बराबर 3 पर। उसके बाद है कि N = 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए M के कुल कितने मान होंगे? N बराबर 4 कहा है, तो देखिए इसमें जो है ना इसका स्क्वायर भी अगर आपको लोग कर देते हैं, तो M निकालने के लिए जो दिया गया है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वो भी आपको निकल जाएगा 16 है। तो यहाँ पर वो नहीं करना है हमें। यहाँ देखिए 4 कक्षक N बराबर 4 दिया गया है, तो आप लोग इसमें कर सकते हैं कैसे? तो M का वैल्यू ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग इसमें S देख लेते हैं। तो S में हो जाता है 1 कक्षक, उसके बाद SP हो जाएगा, P में आता है 3 कक्षक,
उसके बाद Sp_D, तो इसमें 5 आ जाता है, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद आ जाता है F, तो इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाता है। तो 1 हो गया प्लस 3 आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका 5। उसके बाद इसमें आएगा 7, तो जोड़ दीजिए 1 3 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 7 9 7 आपका हो जाएगा 16। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद है कि ऊष्मागतिकी सिद्धांत जो है ना ऊष्मागतिकी संबंधित है, तो जो थर्मोडायनेमिक वह किससे संबंधित है, तो तंत्र की ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि एक अच्छे उष्मारोधी फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े रखे हैं, यह एक उदाहरण है। तो उष्मारोधी फ्लास्क में कुछ बर्फ रखा है ना, तो यह किसका उदाहरण तो है, यह विलगित तंत्र का उदाहरण है। 3 तंत्र होता है, विलगित तंत्र, खुला तंत्र और बंद तंत्र। तो ये विलगित तंत्र का उदाहरण होता है जब उष्मारोधी फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े को रखे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका विलगित तंत्र का। उसके बाद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है ना अम्लीयता या अम्लीय प्रबलता बढ़ता है, तो प्रेरणिक जो है ना प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने से बढ़ता है। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता जो है प्रबलता उसका बढ़ता है। कब घटेगा, तो घटता जब है जब धनात्मक जो है ना प्रेरणिक प्रभाव होता है। जब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा तो वह घटेगा, और जब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा तो वह बढ़ेगा। ऋणात्मक मतलब माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उसका प्लस आई इफेक्ट हो जाता है धनात्मक प्रेरणिक इफेक्ट, तो इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है वहाँ पर। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रभाव कहलाता है, तो वह ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। उसके बाद है कि प्रेरणिक प्रभाव से किसी पदार्थ की क्रियाशीलता क्या होती है, तो बढ़ती है। जो है प्रेरणिक प्रभाव से क्या होता है, तो वह किसी भी पदार्थ की क्रियाशीलता जो है वह बढ़ता है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस या यादृच्छिकता, मतलब रैंडमनेस। तो ये दोनों होता है एंट्रोपी का मतलब। उसके बाद है कि एक उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ है जिसमें जो है एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ होता है जिसमें जो है ना दोनों तरफ से अभिक्रिया होता है, इस साइड से भी होगा इस साइड से होगा, मतलब जो आपका रिएक्टेंट हो गया जो है ना उत्पाद हो गया, सॉरी उत्पाद नहीं, इसमें प्रतिकारक हो गया, जो अभिकारक होता है आपका वो जो है ना उत्पाद में या प्रतिफल में बदल सकता है, प्रोडक्ट में बदल सकता है, और प्रोडक्ट जो है वह उत्पाद में बदल सकता है, वह होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और रुद्धोष्म हुआ है जिसमें जो है उष्मा हानि नहीं होना चाहिए, तो इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें रुद्धोष्म हुआ है जिसमें एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक स्वतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र तथा परिवेश की कुल एंट्रोपी रहती है तो वह बढ़ती है। एक स्वतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो है तंत्र तथा परिवेश की कुल एंट्रोपी जो है वह बढ़ती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बढ़ती है। उसका 37 है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का गुणधर्म है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का गुणधर्म होता है कि यह कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। मतलब वह जो है उत्पाद से सॉरी अभिकारक से बनेगा प्रतिफल, और प्रतिफल से जो है ना उत्पाद, ये दोनों क्रिया चलते रहता है, यह कभी पूरा होता ही नहीं है, तो यह पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं करता है। उसके बाद है कि OF2 में फ्लोरीन का जो है ऑक्सीकरण जो है ना अंक क्या होगा, ऑक्सीकरण जो है नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो OF2 में फ्लोरीन का कहा है, तो पहले ऑक्सीजन का हम जानते हैं लोग कि +2 होता है ऑक्सीजन का, तो फ्लोरीन का निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, तो 2 है तो इसमें 2x मान लेंगे, और इसका योग जो है ना 0 के बराबर होता है, आपको 0 के बराबर कर देना इस तरह के प्रश्नों में। 2x हो जाएगा, ये +2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x बराबर आपका -1 निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका -1 हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न है कि NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछा गया है, तो Ni को मान लेना है कि यहाँ पर जो है ना पूछा गया है Ni का, तो जो कंपाउंड होता है जैसे CO, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ना है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो कोई भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 0 के बराबर होता है, तो Ni को x मान लेते हैं, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे तो CO हो जाएगा 0, और इसको अगर 4 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर हमें 0 ही प्राप्त होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0। उसके बाद है कि ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो इसका करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 6 हो जाएगा, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। उसके बाद है कि सोडियम और सल्फर की क्रिया से बना यौगिक होगा, तो जो सोडियम आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका धातु,
और सल्फर हो गया आपका अधातु। जब भी अधातु और धातु में क्रिया होता है तो आपका आयनिक यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनेगा? तो आयनिक यौगिक बनेगा, आयनिक कंपाउंड। उसको कहता है कि किसी तत्व की संयोजकता होती है, तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वह इलेक्ट्रॉन दान करने की भी होती है, ग्रहण करने की भी होती है, सजा करने की भी होती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल। उसको कहता है कि एक वैद्युत संयोजी बंध तथा या आयनिक बंध, ये दोनों एक ही है। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बाउंड जो है वह किसके मध्य बनता है? तो वह विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य बनता है। तो ये आपको याद रखना है, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जो है वह आयनिक बंधन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। तो सबसे अनुकूल जो है ना आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध के लिए होता है, वह होता है कि एक परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु का उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। यह जो है संयोजी बंध के लिए, जो ना वैद्युत संयोजी बंध के लिए अनुकूल स्थिति होता है। उसको कहते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध के द्वारा बनता है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो स्थानांतरण मतलब कि इसमें हो गया ये कि अपना इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा, किसी को दे देगा, लेकिन उससे लेगा नहीं, उसने स्थानांतरित कर दिया, अपने से अलग कर दिया, तो उससे जो है ना वैद्युत संयोजी बंध बनता है। अगर साझा करेगा, मतलब अगर हम आपको 2 रुपया दे रहे हैं तो आपको भी हमें 2 रुपया देना होगा, तो एक दूसरे से इसमें शेयरिंग हो जाता है। जब शेयरिंग होता है तो उसमें हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, और इसमें हम लोग वैद्युत संयोजी बंध का चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो है स्थानांतरण हो रहा है। उसके बाद है कि आयनिक यौगिक सामान्यता जो है ना सामान्यता दोनों रखते हैं, तो वह जो है ना उच्च गलनांक होता है आयनिक यौगिक का, और जाके आदिशात्मक बंध होता है। उसके बाद है कि अधातुओं के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो अधातुओं के मध्य जो है वह सहसंयोजी बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोई भी अधातु हो गया, नॉन मेटल के सापेक्ष कौन सा होगा? तो सहसंयोजी बंध होगा, और मेटल और नॉन मेटल तो आयनिक बंध हो जाएगा। उसको कहता है कि सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया से बना यौगिक होगा, तो सल्फर आपका क्या है? तो ये अधातु है, ये भी अधातु है, तो दोनों से बनेगा तो सहसंयोजी बंध बनेगा, सहसंयोजी यौगिक बनेगा। और किसके फलस्वरूप बनेगा? तो सहसंयोजी बंधन के फलस्वरूप। उसको देख सहसंयोजी बंध में होता है, तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे हो गया, जैसे हम लोग NaCl की बात करते हैं, तो इसमें तो त्याग ही कर देगा सीधे। ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें शेयरिंग होता है पूरा करने के लिए, जो ना जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है ना और हाइड्रोजन का ले लेते हैं, तो इसका होता है 2 2 4, इसमें 7 हो जाता है, तो 2 2 4 हो गया। इसमें देखिए अपना देगा, सॉरी, इसी तरह से जो है ना कुछ इसमें होता है, तो वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का साझा करने से। उसको कहते हैं कि NH3 में कौन सा संकरण होता है? तो NH3 में sp3 संकरण होता है। जो नाइट्रोजन है वो हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी हो जाएगा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये 3, इसमें जो इतने भी सिंगल बॉन्ड है उससे सिग्मा बॉन्ड बनना है, तो ये 3 है, तो 3 में आपका होता है sp3। अगर 2 रहेगा तो sp2 हो जाएगा। तो ये इसमें 3 है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 रहता है तब आपका होता है sp3। 2 रहेगा तो sp ही सिर्फ होगा, 3 रहेगा तब होता है आपका sp2। तो इस तरह से इसका हो जाएगा sp3। तो इस तरह से जो है ना आपका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।